हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाउन द केस मतलब कारक के बारे में। कारक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, हम हिंदी में जानते हैं कारक क्या होते हैं, आज हम उनको इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक द केस है ना। कारक मतलब क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। बच्चों, आप वाक्य पढ़ चुके हैं ना। कोई भी वाक्य जो होता है वो बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना होता है निश्चित क्रम में ना। जैसे मुझे आम खाना है, ठीक है। अब इसमें कुछ शब्द संज्ञा होते हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं और क्रिया होती है, कर्म होता है। जब ये सारी चीजें मिलती तब हमारा वाक्य बनता है। तो जो संज्ञा सर्वनाम है वाक्य के अन्य शब्दों से जब संबंध जो बताते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। जैसे राम ने खाना खा लिया है, तो राम और खाना खाना उसके बीच में क्या शब्द आया, ने। तो ने जो शब्द है, जो इसी को हम बोलते हैं कारक, ये राम का वाक्य के अन्य शब्दों खाना खा लिया से संबंध जोड़ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे पहला कारक है कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। उदाहरण, गोपी ने कहानी सुनाई। तो गोपी ने कहानी सुनाई, कहानी सुनाना क्रिया है, गोपी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा और क्रिया दोनों का संबंध कौन जोड़ रहा है, ने, है ना। ने जो शब्द है ये कारक कहलाता है। तो यहाँ पे ये कर्ता कारक हुआ। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। जैसे श्याम ने पौधों को पानी दिया, तो यहाँ पे श्याम पौधों को पानी दे रहा है, तो पौधे और पानी इन दोनों का संबंध श्याम के द्वारा, एक तो श्याम ने जोड़ रहा है और को, ने तो हम जानते हैं कर्ता कारक, और एक है को, ये क्या हो गया, कर्म कारक। तीसरा होता करण, करण कारक और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। तो मतलब ये संसाधन के लिए होता है ना, जो भी काम करने के लिए जो साधन यूज करते हैं, इससे का मतलब उससे। जैसे मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई, तो लकड़ी और मेज का संबंध कहाँ से जुड़ रहा है, से शब्द से। यहाँ पे से कारक है ना, किससे मेज बनाई, लकड़ी से, ठीक है। तो ये संसाधन है, तो ये करण कारक। और ने मोहन मतलब यहाँ पे ने कर्ता कारक है। संप्रदान चौथा कारक, इसका मतलब होता है के लिए। तो मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी ना। मोहन ने किसके लिए जलेबी खरीदी, राम के लिए। तो यहाँ पे के लिए शब्द है जो संप्रदान कारक है। अपादान मतलब से, अपादान भी से होता है लेकिन ये पृथक करने को बताता है ना। ये वाला से संसाधन होता है और ये वाला से अलग होने की क्रिया को बताता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, कहाँ से पत्ता गिरा, वृक्ष से, पेड़ से। तो ये शब्द अपादान कारक है, ये करण कारक नहीं है, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना। छत से चीज गिरी या छत से बच्चा गिर गया, आकाश से तारे टूटे। तो जब पृथक होने का, मैं बस से उतरी, मैं कल फ्लाइट से कलकत्ता गई। तो ये सारे शब्द जो यहाँ पे से हैं ये इसी कारक को, अपादान कारक को बताते हैं। अगला कारक है संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है का। जैसे राजमोहन का पुत्र, इससे संबंध पता चलता है ना। मतलब पुत्र किसका है, मोहन का, कौन, राज। तो राज का संबंध मोहन से का शब्द बता रहा है। अधिकरण मतलब में, पे, पर। तो ये कमल सरोवर में खिला है, मेज पर किताब रखी है ना। तो सरोवर में, कमल कहाँ खिला है, सरोवर में। तो में शब्द अधिकरण कारक है। अगला है संबोधन कारक, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो वो संबोधन कारक कहलाता है। जैसे अरे श्याम तुम कहाँ गए थे, अरे मैडम क्लास शुरू हो गई। इस तरीके से जो शब्द होते हैं, अरे करके जो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन से शो होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स से, वो क्या कहलाते हैं, संबोधन कारक के शब्द कहलाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हिंदी के कारक चिन्ह थे, ये आपको जानना बहुत जरूरी था, तभी हम इंग्लिश में अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट रूप में आपको बता दिया। अब चलिए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कैसे होते हैं कारक, किनको कहते हैं कारक, उनकी पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The case means the relation that a noun or pronoun has with some other words. जो कारक होते हैं बच्चों, इसका मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन जो दूसरे शब्दों से संबंध बताए जाते हैं वही शब्द कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। ये मैंने पूरा हिंदी में आपको बता ही दिया है। इन अ सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट समथिंग, किसी भी सेंटेंस में, है ना, जो शब्द होते हैं दूसरे शब्दों के बारे में
कुछ न कुछ कहते हैं। हम एग्जाम्पल से इनको समझने का प्रयास करते हैं। हरी वॉन्ट्स टू गो होम। इस सेंटेंस में हमको पता चल रहा हरी घर जाना चाहता है। यहाँ पे मुख्य रूप से दो संज्ञाएं हरी और होम, है ना। हरी घर के लिए कुछ कह रहा है, कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हरी शब्द है ये हमारा कर्ता है और होम क्या है, हमारा कर्म है, कर्म कारक है, ये ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। दूसरा है सीता मैरिड रामा, है ना। तो हम इसको पूछेंगे हु मैरिड रामा, तो आंसर आएगा सीता मैरिड रामा। या सीता ने किससे शादी की, राम से शादी की। तो सीता यहाँ पे हु करके आंसर आया, तो सीता यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये भी नाउन है और राम भी नाउन है। तो सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है और किससे शादी की, राम से, तो राम यहाँ ऑब्जेक्ट है। तीसरा है आई हैव लॉस्ट माई बुक। Who have lost your book? यहाँ पे I have lost my book मतलब मैंने मेरी किताब खोई। तो यहाँ पे I है ना प्रोनाउन है, अब ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। और my book है ना, my भी यहाँ पे प्रोनाउन है और book तो नाउन है। तो जो I है यहाँ पे हु करके हम आंसर पूछेंगे तो आई आएगा। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और किस चीज को खोए, बुक को, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगला एग्जांपल है सम पीपुल ईट मीट। हु ईट मीट, तो आंसर आएगा सम पीपुल। तो सम पीपुल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है और मीट भी नाउन है और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जांपल मिल्क इज द बेस्ट फूड, है ना। व्हाट इज द बेस्ट फूड, मिल्क। आंसर आया मिल्क। हमने यहाँ पे हु की बजाय व्हाट से क्वेश्चन किया है। तो मिल्क इज द बेस्ट फूड, मिल्क और फूड दोनों नाउन है। तो मिल्क जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता कारक हो गया, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म कारक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हर सेंटेंस मतलब इन अ सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट समथिंग, हर वाक्य में हर शब्द किसी दूसरे शब्द के लिए कुछ ना कुछ कहता है। इस आधार पर हमने कर्ता पढ़ा। अब हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। कारक मतलब कारक पढ़ें, कारक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। कारक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और 2 कारक उन्हीं से उत्पन्न है। तो पहला है नॉमिनेटिव, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, इसको हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। तीसरा है पॉजेसिव, इसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। 2 और केस हैं, डेटिव केस और वोकेटिव केस। डेटिव केस मतलब संप्रदान कारक और वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक। इस तरीके से हमारे पास इंग्लिश में सिर्फ 5 कारक हैं, जबकि हिंदी में हमारे पास 8 कारक थे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। तो आपको समझ में आ ही रहा है क्या ना, यहाँ पे कर्ता की बात होगी। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. जब किसी वाक्य में सर्वनाम या संज्ञा को क्रिया के कर्ता या विषय के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मिल्क इज द बेस्ट फूड, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो कर्ता क्या है, मिल्क। हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज द बेस्ट फूड, तो आंसर आएगा मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो हम इसको सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक कहेंगे। दूसरा है सीता मैरिड रामा। मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ, वहाँ मैंने बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले, तो ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हु मैरिड रामा, सीता मैरिड रामा। तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम गोज टू स्कूल, ये नया एग्जाम्पल है, राम स्कूल जाता है। हु गोज टू स्कूल, आंसर आएगा राम। तो राम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। अब हमको नोट ये देखना है बच्चों कि हम कैसे पहचाने कि किसी भी सेंटेंस में क्या हमारा सब्जेक्ट है ना, जिसको हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कह रहे हैं। तो मैंने बार बार आपको बताया हु या व्हाट, है ना, बिफोर द वर्ब। मतलब हम वर्ब से आस्क करें, हु या व्हाट लगाकर क्वेश्चन आस्क करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हम जान जाएंगे हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। पहले एग्जाम्पल में मैंने व्हाट इज द बेस्ट फूड किया, दूसरे में हु मैरिड रामा, तीसरे में हु गोज टू स्कूल। तो इस तरीके से बच्चों हम आसानी से पहचान सकते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। हम इसको 2 तरीके से लिखे हैं, सीता गेव मी अ बुक या आई गेव सीता अ बुक। अब बच्चों इस एग्जाम्पल में देखिए, मैं पूछूंगी हु गेव मी अ बुक, है ना, हु गेव, तो आंसर आएगा सीता।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया सीता। अब दूसरे में आई गेव सीता अ बुक, तो यहाँ पे हमारा आई सब्जेक्ट हो गया। तो हम उसी सेंटेंस को घुमा कर लिखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने पहले सीता लिया, फिर दूसरे में सब्जेक्ट हमने आई लिया, तो पहले सेंटेंस में हमारा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस सीता है और दूसरे में हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस आई है। अब हम पढ़ते हैं अगले हमारे केस की तरफ, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। थोड़ा उसको ध्यान से पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं और हिंदी में हम इसको कर्म कारक कहते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जब संज्ञा और सर्वनाम, है ना, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो हम उसको कर्म कारक कहते हैं। हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सीता गेव मी अ बुक, है ना, तो सीता ने मुझे किताब दी। बच्चों देखिए यहाँ पे सीता सब्जेक्ट है, ठीक है, हु गेव मी अ बुक तो सीता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो हो गया, एक मी और बुक, है ना। सीता ने मुझे एक किताब दी, तो मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। अब इसी को हम चेंज करके लिख लिए, आई गेव सीता अ बुक, मैंने सीता को एक किताब दी। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और सीता और बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमको अगर ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, जैसे हमने सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हु या व्हाट ये क्वेश्चन किया था वर्ब से, तो हम यहाँ पर वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे, होम और व्हाट, है ना, और हम आंसर जो मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे सीता गेव मी अ बुक, हु गेव मी अ बुक, तो आंसर आया सीता, तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम करेंगे सीता गेव अ बुक टू मी, अब हमने इसको चेंज किया है। तो जब हम पहले सेंटेंस की बात करेंगे तो सीता ने किसको बुक दी, टू होम मतलब किसे दी, तो आंसर आएगा मी, यानी मुझको दी या मुझे दी, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मी। दूसरे में भी हम पूछ सकते हैं जो बुक दी किसे दी, है ना, क्या दी, सीता ने क्या दिया मुझे। पहले में हम पूछेंगे सीता ने मतलब किसको बुक दी, तो आया मुझे, मी। अब सीता ने मुझे क्या दी, सीता ने मुझे बुक दी। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा सीता है दोनों में, क्योंकि हु का आंसर सीता आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो है यहाँ पे, एक है बुक और एक है मी। तो अब हमको इसको भी फाइंड करना हो ना बच्चों, तो इसके भी रूल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए बच्चों हम आज जानते हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सीता गेव मी अ बुक, अब मैं यहाँ पे दूसरा इसको चेंज करके लिख रही हूँ, सीता गेव अ बुक, ठीक है। अब पहले था सीता गेव मी अ बुक, अब मैंने मी को हटा दिया है, ठीक है, ये जो मी है मैंने इसको हटा दिया है और मैं सीते लिख रही सीता गेव अ बुक, है ना। तो इससे पता चला सीता ने एक किताब दी, ये पूरा सेंस पता चल रहा। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, सीता गेव मी, दो ऑब्जेक्ट था, एक बार मैंने बुक ले लिया ऑब्जेक्ट, एक बार मैंने मी ले लिया। तो पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा सीता गेव अ बुक, इट्स अ कंप्लीट सेंस, है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा सेंस दे रहा। लेकिन सीता गेव मी व्हाट मतलब क्या दिया, ये आगे आंसर नहीं मिल रहा है। तो बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से बच्चों हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। हम जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं, वे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होते हैं, और जो हमको इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, जिससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई गेव सीता अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई गेव सीता और आई गेव अ बुक, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब हम आई गेव अ बुक लिखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, तो बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं बोलूँ आई गेव सीता, ठीक है, तो आई गेव सीता, उसके बाद कोई आंसर नहीं आएगा। क्या दिया सीता को, चांटा, थप्पड़, मिठाई, खिलौना, कुछ पता नहीं चल रहा, बस आई गेव सीता। तो इट्स अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो सीता यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके का एग्जांपल, आई गेव अ बुक टू सीता, अब मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, है ना। चेंज करने से क्या हुआ बच्चों, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई गेव अ बुक, आई गेव टू सीता। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट तो वही रहता है,
लेकिन कभी कभी हम जो है टू लगा के भी दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग करते हैं। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इससे टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों, यही ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे आई गेव सीता अ बुक, तो बुक है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और दूसरे वाले सेंटेंस आई गेव अ बुक, इसमें भी बुक क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के कारण ऑब्जेक्टिव केस है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सीता, दोनों सेंटेंस में सीता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम डेटिव केस कहते हैं, इसी को हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो डेटिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस का ही हिस्सा है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से निकलता है। अब बच्चों हम पहचानना कैसे हम जानेंगे कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट, इसके लिए भी थोड़ा रूल हम बताते हैं। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, ये हमेशा वर्ब के एकदम पास में रहता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करता है। जैसे दे गेव मी अ नॉवेल टू रीड, है ना। अब मैं इसको दो तरीके से लिख सकती, दे गेव मी, क्या दिया उन्होंने मुझे, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं लिख सकती हूँ दे गेव अ बुक नॉवेल टू रीड, ठीक है, पढ़ने के लिए एक नॉवेल दी, कंप्लीट होता है। तो इससे पता चल रहा है मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नॉवेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, देखिए एकदम वर्ब के पास में, ठीक है, हमेशा ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पास में है मी। और नॉवेल जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये मैं बता चुकी हूँ, कई बार हम क्या करते हैं टू को भी ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे टू रीड, ठीक है, टू लगा के भी हम इसको प्रीपोजिशन है, ये क्या है टू, प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे दे गेव अ नॉवेल टू मी टू रीड, ये देखिए यहाँ पे हमने टू मी टू रीड, यहाँ पे हमारा दे गेव अ नॉवेल, ये कंप्लीट होता है टू मी। मी क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू प्रीपोजिशन से भी हम लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और टू रीड पढ़ने के लिए दिया, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आई गेव अ बुक टू सीता, मैंने एक किताब दी थी सीता को। तो आई गेव अ बुक कंप्लीट सेंस है, मतलब बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आई गेव सीता, आई गेव टू सीता, इससे कुछ पता नहीं चल रहा, सीता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब देखिए बच्चों एकदम से पास में है वर्ब के, ठीक है, मेन वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या अगर टू लगा है दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो जो टू को जो फॉलो कर रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे फादर गेव अ पेन टू हिज सन, तो यहाँ पे देखिए ये जो है अ पेन टू हिज सन, तो यहाँ पे गेव अ पेन कंप्लीट सेंस है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच टू है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और उसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम अब अगला बढ़ते हैं, ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब और डेटिव केस, अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मतलब होता है बच्चों संबंध कारक, ऐसी संज्ञाएं जो संबंध बताती ना, ऐसी संज्ञा सर्वनाम जो वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, संबंध कारक कहलाता। अ नाउन दैट शोज पोजीशन ऑफ समथिंग इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस, इट यूजुअली डिनोट्स रिलेशनशिप और ऑनरशिप। द पॉजेसिव केस आल्सो कॉल्ड द जेनेटिव केस, हम जो पॉजेसिव केस होता है उसको जेनेटिव केस कहते हैं। और ये रिलेशनशिप या ऑनरशिप बताते हैं, मतलब स्ट्रांगली बताते हैं कि जो चीज़ है उसकी, मेरी, तुम्हारी, इस तरीके से हमेशा एहसास दिलाते हैं। हिंदी में मेरा, उनका, उसकी, ये सब शब्द आता है। हम इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं बच्चों, राम्स पेन, तो जब हम इसका प्रोनाउंस मीनिंग निकालेंगे तो राम की पेन। दीज बुक्स आर माइन, है ना, वे, ये जो किताबें मेरी हैं, माइन, यहाँ पे जो माइन शब्द है बच्चों ये पॉजेसिव केस है। राम्स बुक, ये देखिए ये वाला जो एस लगा है ना बच्चों, जो राम्स हम एस लगा के बनाते हैं प्लूरल फॉर्म वो अलग है, यहाँ पे कॉमा लगा है ना, एक मार्क लगा है, ये एपिस्ट्रोफ एस कहलाता है ना। तो ये जो है हमारा कुछ अलग होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। दोज डॉल्स आर मीनास, ये जो गुड़ियाएं हैं, खिलौने जो डॉल्स हैं वो मीना की हैं। तो ये देखिए एपिस्ट्रोफ एस लगा, मतलब मीना की, इससे संबंध बता रहा, खिलौनों या गुड़ियाओं का संबंध मीना से। होज आर दीज पेन्स, वे किसकी पेन्स हैं, तो यहाँ पे होज शब्द है जो, ये क्या है हमारा पॉजेसिव केस है।
हिज मदर इन लॉज प्रॉपर्टी, है ना, उनकी सास की संपत्ति। तो देखिए मदर इन लॉ मतलब होता है सास, और मदर इन लॉज एपिस्ट्रॉफ एस लगाए तो ये भी पॉजेसिव केस है। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों पॉजेसिव केस के। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज कोट इज टॉर्न, है ना, लड़के का कोट, बॉयज कोट मतलब लड़के का कोट। अगर मैं ये साइन हटा दूं और खाली बॉयज लिखूंगी तो बहुत सारे लड़के होगा ना, बॉय बॉयज। और ये वाला जो एपिस्ट्रॉफ एस लग के बनता है इसका मतलब संबंध बता रहा है, लड़के का कोट का संबंध लड़के से ना, लड़के का कोट, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस होगा। हरीज बुक्स आर इन द डेस्क, हरीज मतलब हरी की किताबें डेस्क में हैं, तो यहाँ बुक और हरी का संबंध है कि किताबें किसी की नहीं हरी की है ना, तो ये एपिस्ट्रॉफ एस जो है पॉजेसिव केस है। तो ये वाला बहुत आसानी से पहचान में आता है बच्चों इस एपिस्ट्रॉफ एस के कारण पॉजेसिव केस। अब रूल्स टू मेक पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस बनाने के बच्चों बहुत सारे रूल होते हैं। हम कैसे नाउन्स को पॉजेसिव केस में बदल सकते हैं। जब हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं बच्चों, जैसे बॉय गर्ल, है ना, जब हम इनके पॉजेसिव केस बनाते हैं तो हम एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल राम्स पेन, है ना, राम, तो हम इसमें क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफ एस लगा दिए, राम्स पेन हो गई, राम्स फादर, अ बॉयज बैग, अ लेडीज पर्स। ये सब सिंगुलर नंबर, बॉय मतलब एक लड़का, लेडी मतलब एक सब्र महिला, राम मतलब राम, ये भी राम है। तो यहाँ पे हम एपिस्ट्रॉफ एस लगा के इसका पॉजेसिव केस बना लिए। राम के पिताजी, लड़के का बैग, है ना, लेडी का पर्स। इस तरीके से ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन के पॉजेसिव केस हम आसानी से एपिस्ट्रॉफ एस लगा के बना लिए। जैसे इस चित्र में ये लड़का बैग रखा है तो हम बोलेंगे बॉयज बैग, ये लेडी के हाथ में पर्स है, लेडीज पर्स। तो इस तरीके से ये बात हो रही सिंगुलर नाउन की। अब हम बात करेंगे प्लूरल नाउन। और आप जानते हो बच्चों प्लूरल नाउन दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्लूरल नाउन्स जो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, एस ई एस, ये सब लगा हुआ रहता है। और कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं बॉय का बॉयज बनाऊंगी, गर्ल का गर्ल्स बनाऊंगी ना। लेकिन कुछ प्लूरल नाउन जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन, गूस का गीज, टूथ का टीथ, इसमें एकदम नया शब्द आता है ना, तो उनके कैसे पॉजेसिव केस बनते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमको पढ़ना है रूल्स प्लूरल्स नाउन्स की, कैसे हम बनाएंगे। तो जो प्लूरल नाउन्स ऐसी नाउन्स बच्चों जिनके एंडिंग में एस होता है ना, तो हम उनको एपिस्ट्रॉफ एस कैसे जोड़ेंगे। हम उसमें एस नहीं लगाते, सिर्फ एपिस्ट्रॉफ जोड़ते हैं, एस नहीं लगाते। जैसे ये बॉयज, ठीक है, ये बॉयज अपने आप में प्लूरल नाउन है, लड़कों। बॉय जब हम पढ़ते हैं तो लड़का आता है, बॉयज मतलब लड़कों का स्कूल। अगर हम यहाँ पे एक और एस लगा देंगे, साउंड आएगी, कैसी साउंड आएगी, दो बार ऐसे हिस बोलते हैं उसको, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। इस एस को हमको हटाना पड़ेगा, हम सिर्फ एपिस्ट्रॉफ लगाएंगे। ये ऊपर वाला कॉमा एपिस्ट्रॉफ कहलाता है ना, लड़कों का स्कूल। तो बॉयज स्कूल इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है बच्चों, लड़कियों, मतलब लड़की का प्लूरल गर्ल्स होता है, ठीक है, GIRLS गर्ल्स। तो हम इसमें सिर्फ एपिस्ट्रॉफ लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। अगर हमने फिर से एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं, है ना, जिसमें एस था हमने पढ़ा। अब हम ऐसी प्लूरल नाउन्स पढ़ते हैं जिसमें एस प्लूरल नाउन्स में अंत में नहीं हो और अंत में एस हो, तो वहां हम एस नहीं लगाते, सिर्फ एपिस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस के द्वारा मैं इसी को बताती हूँ। मैनी बॉयज बुक्स आर लॉस्ट, है ना, बहुत सारे लड़कों की किताबें खो गई। तो ये देखिए बच्चों, ये जो बॉयज है प्लूरल नाउन में है ना, प्लूरल फॉर्म है नाउन का, तो यहाँ पे हमने फिर से एस नहीं लगाया है। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। टॉम अटेंड्स अ बॉयज स्कूल, टॉम लड़कों के स्कूल में जाता है, तो यहाँ भी ऐसे ही हो गया, ये बॉयज है प्लूरल फॉर्म में, तो हम फिर से यहाँ एस नहीं लगाए जब हम इसका पॉजेसिव केस बना रहे हैं। द लेडीज साड़ीज वेयर ब्यूटीफुल, औरतों की साड़ी बहुत सुंदर थी, बहुत सारी औरतें ना लेडीज, तो यहाँ फिर से एस नहीं लगाए। अगर हम इनको दूसरे रूप में लिखेंगे देखिए इस टाइप से, तो इट्स रॉन्ग। दूसरा सेंटेंस देखिए, बॉयज को हमने इस तरीके से लिखा तो ये भी गलत हो गया। लेडीज साड़ी फिर से हमने एस लगाया तो ये गलत हो जाएगा। हम जब गर्ल्स बोलते हैं ना बच्चों, इस टाइप का गर्ल्स, तो इससे मतलब है गर्ल्स बेडरूम, गर्ल्स स्कूल, है ना, गर्ल्स वियर, तो क्या होता है, सिर्फ एक लड़की, मतलब बिलोंगिंग टू सिंगल गर्ल, है ना, वन गर्ल। लेकिन जब हम गर्ल्स मतलब एस लिख के एपिस्ट्रॉफ लगाते हैं तो हो जाता है लड़कियों, मतलब वो बेडरूम है या जो क्लासरूम है या जो बुक है, जो भी सामान है
हैं वो बहुत सारी लड़कियों को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे गर्ल्स बेडरूम मतलब बेडरूम लड़कियों से बिलोंग कर रहा, मतलब मोर देन वन गर्ल, है ना, एक से ज्यादा लड़कियां। ये गर्ल सिंगुलर नाउन है और ये गर्ल प्लूरल नाउन है। इस गर्ल में अंत में एस नहीं था, इसलिए हमने एपिस्ट्रॉफ के बाद एस लगाया, और इस गर्ल्स नाउन में प्लूरल नाउन में एस है, इसलिए हम खाली एपिस्ट्रॉफ लगाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो बहुत ध्यान से बनाएंगे। अब हम इसी तरीके के और आगे बढ़ते हैं और रूल्स देखते हैं। अब ऐसी नाउन्स देखते हैं जिनके अंत में एस नहीं होता और वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। मैन, वोमेन, है ना, ये प्लूरल फॉर्म। मैन का प्लूरल मैन, वोमेन का प्लूरल वोमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, इनके अंत में एस नहीं होता। तब हम आसानी से एपिस्ट्रॉफ और एस दोनों, एपिस्ट्रॉफ साइन लगा के एस लगा के, जैसे मेंस ड्रेस, है ना, मेन प्लूरल फॉर्म है, वोमेन्स कॉलेज, है ना, स्त्रियों का महाविद्यालय, तो वोमेन भी एक प्लूरल फॉर्म है। तो हम इनमें आसानी से एपिस्ट्रॉफ लगा के करते हैं। हम इनके एग्जाम्पल्स विद सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स आर न्यू। तो देखिए चिल्ड्रन क्या है बच्चों, चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है ना, तो चिल्ड्रंस एपिस्ट्रॉफ के बाद एस लगा के हम इसके सेंटेंस बनाए, इसका पॉजेसिव केस बनाए। मेंस लाइव्स आर शॉर्ट, आदमियों का जीवन छोटा होता है। मेंस, है ना, मेन इज अ प्लूरल नाउन, इसमें एपिस्ट्रॉफ के बाद एस लगा के हम इसका पॉजेसिव केस बनाए। दीज ऑक्सेंस हम्स आर लार्ज, ये देखिए ऑक्सन इज अ प्लूरल नाउन, इसमें एपिस्ट्रॉफ के बाद एस लगा के हम इसका पॉजेसिव केस बनाए हैं, मतलब इन बैलों के जो हम्स हैं बहुत बड़े हैं, एक से ज्यादा बैल हैं। द चिल्ड्रंस टॉयज आर लाइंग हियर, बच्चों के खिलौने इधर बिखरे हुए हैं। चिल्ड्रंस, है ना, चिल्ड्रन इज आल्सो प्लूरल नाउन। वोमेन्स वर्क वॉज प्लीजेंट, औरतों का जो काम है बहुत प्रसन्नता देने वाला था। वोमेन्स, यहाँ वोमेन प्लूरल नाउन है, एपिस्ट्रॉफ के बाद एस लगा है। मेंस वर्क वॉज हार्ड, आदमियों का जो काम है कठिन होता है, तो यहाँ पे हम मेंस, देखिए मेन इज अ प्लूरल नाउन, इसमें एपिस्ट्रॉफ के बाद एस लगाएं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स पढ़े, उसके पॉजेसिव बनाना ना, तो प्लूरल नाउन्स के भी दो रूल है। अब हम कुछ ऐसी नाउन्स के बारे में बात करते हैं बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जब हम उनका पॉजेसिव केस बनाते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं इसको हम पढ़ते हैं। हम वहाँ पे एपिस्ट्रॉफ और एस नहीं लगाते बच्चों, जैसे द वेल्स वाटर, अगर हम वेल एक नॉन लिविंग थिंग है और उसमें हम एपिस्ट्रॉफ के बाद एस लगा कर बनाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना, इसको हम सही रूप से लिखेंगे द वाटर ऑफ द वेल। ऐसे स्कूल का नाम द स्कूल्स नेम, है ना, विद्यालय का नाम, तो स्कूल इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम लिखेंगे द नेम ऑफ द स्कूल। इसको हम कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कैसे यूज होते हैं। जैसे द लेग ऑफ द टेबल, हम इसमें कहीं भी एपिस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे लिख देंगे द टेबल्स लेग तो गलत हो जाएगा, तो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स में एपिस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं होता। द कवर ऑफ द बुक, बुक इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम द बुक्स कवर नहीं लिख सकते। द रूफ ऑफ द हाउस, द हाउस रूफ्स, है ना, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ एस लगा कर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका उपयोग क्या है बच्चों में, ये क्यों पढ़ा रही हूँ, ये जब एरर ढूंढने को आता है ना किसी भी सेंटेंस में क्या एरर है, तब ये चीजें बहुत काम आती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ हमको एपिस्ट्रॉफ एस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, हम पॉजेसिव किनके बना सकते हैं किनके नहीं, और किस तरीके से बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल, द पेजेस ऑफ द बुक, तो हम इसको द बुक्स पेजेस नहीं लिख सकते। द लेग्स ऑफ द चेयर, द चेयर्स लेग, है ना, हम यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ एस, बच्चों यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स की बात थी। अब हम लिविंग थिंग्स की बात कर लेते हैं, उनमें कैसे होता है। हम उसमें बच्चों दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं ना। कुछ थिंग्स जो कुछ नाउन्स होती हैं लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे गाय का दूध, तो हम इसको द काउज मिल्क भी लिख सकते हैं, द मिल्क ऑफ द काउ, दोनों ही हमारा सही है ना। राम्स पेन, द पेन ऑफ राम, हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। चलिए हम इनको भी सेंटेंस के द्वारा समझ लेते हैं कैसे ये यूज होते हैं। देखिए पहला है द चिल्ड्रंस टॉयज, है ना, हम इसको द टॉयज ऑफ दिस चिल्ड्रन, हम आगे इनको कंप्लीट करके सेंटेंस लिख सकते हैं, हमारा ये दोनों सही है। द बेबीज ड्रेसेस, बच्चियों का
बच्चियों के कपड़े, तो हम इसको द ड्रेसेस ऑफ द बेबीज लिखेंगे तो भी सही है। द बॉयज पेरेंट्स, है ना, लड़के के मतलब माता पिता, द पेरेंट्स ऑफ दीज बॉयज। तो इस तरीके से बच्चों हम इनके पॉजेसिव केस बना सकते हैं। अब कुछ ऐसी पॉजेसिव नाउन्स ऐसी मतलब नाउन्स होती हैं बच्चों जो दूरी, समय, वजन, है ना, ये सबका हमको बताती, टाइम, स्पेस और वेट। तो हम उनके पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए, मेरे को एप्लीकेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, अ वीक्स हॉलीडे। 5 दिनों का लिखना है तो 5 डेज लीव्स। अब देखिए डेज क्या है बच्चों, प्लूरल नाउन है ना, तो फिर से हम एस नहीं लगाएंगे। अ माइल्स लेंथ, 1 मील की दूरी। अ पाउंड्स वेट। तो इस तरीके से बच्चों हम इस तरीके के नाउन को इस तरीके से हम पॉजेसिव केस बनाते हैं। अगला टर्म है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग जैसा बिहेव करते हैं तो हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसको मैंने जेंडर में भी आपको बताया है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें हम जैसे नेचर्स ब्यूटी, है ना, नेचर्स लॉ, ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य हमको फोन नहीं करता, कॉल नहीं करता, हमारा मन हमको याद दिलाता है। ऐसे प्रकृति की सुंदरता, सुंदरता तो किसकी होती है बेटा, पर्सन की होती है, लेकिन हम नेचर्स ब्यूटी, हम बोलते हैं ना प्रकृति का नियम हम नहीं तोड़ सकते, नहीं बदल सकते। प्रकृति नॉन लिविंग थिंग है लेकिन हम उसके प्रकृति के नियम करके उसको लिविंग थिंग्स बना रहे हैं। तो हम ऐसी नाउन्स, है ना, जिनका हम पर्सोनिफिकेशन जैसे यूज करते हैं उसके पॉजेसिव केस कैसे बनते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो अट ड्यूटी कॉल्स, एट डेथ्स डोर मतलब मृत्यु के दरवाजे पर, नेचर्स लॉ ये मैं बता ही चुकी हूँ। ब्यूटी हमेशा पर्सन की होती है लेकिन हम यहाँ पे नेचर को ब्यूटी से रिलेट कर रहे हैं, तो हम इनके जो पॉजेसिव केस बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, पे स्टॉप और एस लगाकर बनाएंगे। जैसे इंडियाज हीरो, भारत के वीर जवान, है ना, भारत नॉन लिविंग थिंग है पर हम यहाँ पे जवानों से जोड़कर, है ना, भारत के वीर जवानों से जोड़कर इसको क्या पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टॉप एस लगा दिए इंडियाज में। इस तरीके से हमारा ये बच्चों बन गया पर्सोनिफिकेशन होके। तो आज बच्चों हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेंगे और आपको बताएंगे कैसे होता है वो। बच्चों ये हमारा आज का अभी क्लास पूरी कंप्लीट नहीं हुई द केस की, अभी बहुत सारे इसके रूल्स और बचे हुए हैं पूरा डिटेल में, और कहाँ इनका कैसे यूज करना चाहिए, और जो क्वेश्चन टैग जैसा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये जो मार्क लगा होता है कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है, इसको मैं आगामी क्लास में आपको बताऊंगी। ये अभी पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी। उम्मीद है बच्चों आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, बाय बाय।